नमस्ते प्रणाम। आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण विधेयक की, जो भारत में महिलाओं को राजनीति में ज्यादा मौका देने का एक बड़ा कदम है। ये विधेयक सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि ओबीसी और दलित समुदायों के लिए भी बहुत खास है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये विधेयक क्या है, कब आया और क्यों आया। इसमें ओबीसी और दलित महिलाओं की क्या भूमिका है, लोग और सरकार इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या विरोध हुआ और क्या सवाल उठे। इन तमाम सवालों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, भारत की लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का कानून है। इसका मकसद है कि आधी आबादी यानी महिलाओं को राजनीति में बराबर का मौका मिले। लेकिन सवाल यह है कि ये विधेयक आया क्यों। भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमेशा से कम रहा है। 1952 की पहली लोकसभा में सिर्फ 5% महिला सांसद थी और 2023 तक ये आंकड़ा बढ़कर सिर्फ 15.2% हुआ। विश्व आर्थिक मंच की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण में लैंगिक समानता सिर्फ 25.3% है, यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को अभी भी बहुत कम मौके मिलते हैं। इसीलिए ये विधेयक लाया गया ताकि महिलाएं संसद और विधानसभाओं में अपनी आवाज बुलंद कर सके। लेकिन इसमें ओबीसी और दलित महिलाओं की भूमिका और उनके लिए अलग कोटा एक बड़ा सवाल रहा है। इस विधेयक की कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से। 1971 में महिलाओं की स्थिति पे समिति CSWI बनी, कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। इसे भारत सरकार ने 1971 में बनाया था। इसका काम था यह पता लगाना कि आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार हुआ है और महिलाओं के साथ क्या समस्याएं आया है। 1992 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित किया। इसमें SC/ST महिलाओं के लिए भी कोटा रखा गया। लेकिन संसद और विधानसभाओं में आरक्षण की बात 1996 में शुरू हुई, जब HD देवगौड़ा की यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने 21वां संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया। लेकिन गठबंधन की मजबूरियों और विरोध की वजह से ये पास नहीं हुआ। 1998, 1999, 2002 और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कोशिश किया, लेकिन हर बार विरोध ने इसे रोक दिया। 2008 में यूपीए सरकार ने 108वां संशोधन विधेयक पेश किया और 2010 में यह राज्यसभा से पास हुआ, जिसमें 186 वोट पक्ष में और सिर्फ 1 वोट खिलाफ था। लेकिन लोकसभा में यह पास नहीं हो सका। आखिरकार 2023 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम पेश किया। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा में 454 वोटों से और 21 सितंबर को राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ। 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दी और ये कानून बन गया। अब सवाल यह है कि इस विधेयक में ओबीसी और दलित महिलाओं की क्या भूमिका रही है और उनके लिए क्या प्रावधान है। विधेयक में साफ है कि SC और ST के लिए आरक्षित सीटों में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। यानी अगर लोकसभा में 84 SC और 47 ST सीटें हैं, तो इनमें से 33% सीटें SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसका मतलब है कि दलित और आदिवासी महिलाओं को इस कानून से सीधा फायदा मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये काफी है। कई नेताओं जैसे मायावती ने मांग की कि SC/ST महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना चाहिए। ओबीसी महिलाओं के लिए इस विधेयक में अलग से कोटा नहीं है और यही सबसे बड़ा विवाद रहा। ओबीसी भारत की आबादी का करीब 41% हिस्सा है। कई नेताओं जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी ने मांग किया कि ओबीसी महिलाओं को भी अलग आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति स्वर्ण महिलाओं से अलग है। 1996 की गीता मुखर्जी समिति ने भी सुझाव दिया था कि ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण पे विचार होना चाहिए। लेकिन सरकार का कहना है कि संविधान में ओबीसी के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान नहीं है। समाजवादी पार्टी, राजद, राष्ट्रीय जनता दल और जदयू जैसे दलों ने 1996 से ही ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा की मांग किया। उनका तर्क था कि बिना ओबीसी कोटे के ये विधेयक सिर्फ स्वर्ण महिलाओं को फायदा देगा। 2010 में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने राज्यसभा में
बिल की कॉपी को फाड़ दी थी। ये विधेयक 2023 में कानून बन गया, लेकिन इसे लागू होने में अभी समय लगेगा। सरकार का कहना है कि 2026 में जनगणना और परिसीमन के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा। विपक्ष खासकर कांग्रेस ने मांग किया कि इसे तुरंत लागू किया जाए। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस विधेयक में मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है और इसे चुनावी स्टंट बताया था। इसमें सरकार का कहना है कि ये विधेयक महिलाओं को सशक्त बनाएगा और समाज में लैंगिक समानता लाएगा। ओबीसी कोटा पे सरकार का कहना है कि संविधान में ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान नहीं है और पंचायतों में ओबीसी को आरक्षण कुछ राज्यों ने अपने स्तर पे दिया है। लागू करने में देरी पे सरकार का तर्क है कि जनगणना और परिसीमन जरूरी है ताकि आरक्षण संवैधानिक तरीके से लागू हो। विपक्ष का कहना है कि बिना ओबीसी कोटे के ये विधेयक अधूरा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कहा कि ओबीसी और जातीय जनगणना जरूरी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि ग्रामीण और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को इस विधेयक से कम फायदा होगा क्योंकि उनके पास संसाधन और शिक्षा की बहुत कमी है। कुछ लोग कहते हैं कि सॉफ्ट कोटा सिस्टम बेहतर हो सकता है, जहां पार्टियां अपने टिकट में महिलाओं को हिस्सा देती है। सीएसडब्ल्यूआई इस संसदीय समिति ने सुझाव दिया कि ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण पे विचार होना चाहिए और बिल की भाषा को स्पष्ट किया जाए। इसने स्थानीय निकायों में आरक्षण की सिफारिश किया, जिसे बाद में 73वें और 74वें संशोधन में लागू किया गया। भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण में 25.3% लैंगिक समानता है और 187 देशों में भारत 143वें स्थान पे है। अब कुछ सवाल जो अभी अनसुलझे हैं, क्या ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को अलग कोटा मिलेगा? क्या 33% आरक्षण को 50% तक बढ़ाया जाएगा, जैसा कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने मांग किया है? परिसीमन और जनगणना के बाद ये कब लागू होगा, 2029 या बाद में? क्या ये विधेयक वाकई ग्रामीण और पिछड़े वर्ग की महिलाओं तक पहुंचेगा? भविष्य में ये विधेयक भारत की राजनीति को बदल सकता है, लेकिन इसके लिए सामाजिक जागरूकता, सामाजिक अवेयरनेस, शिक्षा और संसाधनों की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी महिला आरक्षण विधेयक की पूरी कहानी। ये न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि ओबीसी, दलित और समाज के हर वर्ग के लिए एक बड़ा कदम है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई समावेशी है, यानी जिसमें सभी को साथ लेकर चला जाए। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।